हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट। कंटिन्यू करते हैं गाइज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को। हम पढ़ रहे थे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। आज है दिवाली, तो विश यू हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज। अच्छे से एंजॉय करिए और हम भी करेंगे आपकी क्लास कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है क्लास कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको एल्कैलिनिटी तक पढ़ा दिए थे, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। चैप्टर 2 अपन चल रहा है वाटर क्वालिटी पैरामीटर, उसमें हम पढ़ रहे हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में एल्कैलिनिटी तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला जो अपना है, एंड किस नंबर पे आएगा आई डोंट नो, बट पीएच है। टॉपिक क्या है? पीएच है। पीएच के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पीएच क्या बताता है? वाटर में पीएच क्या बताता है? पीएच ये बताता है कि पानी कितना एसिडिक है और कितना एल्कलाइन है, कितना बेसिक है। पीएच यह बताता है, लिख लो यार, पीएच यह बताता है। देखो, ये थ्योरी में लिखवाता हूँ, समझाता हूँ। ये थ्योरी आपको क्वेश्चन को समझने में बहुत हेल्पफुल करेगी। और कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है उस थ्योरी में, तो मार्क करवाता ही रहता हूँ आपको। पीएच यह बताता है कि पानी कितना एसिडिक है एंड कितना, अरे कितना लिखना चाहिए, कितना एल्कलाइन है। कितना पानी अम्लीय है ना, और कितना पानी क्षारीय है। पीएच आपको ये बताता है। तो पीएच का जो फार्मूला होता है, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव माइनस लॉग एच पॉजिटिव। अब एच पॉजिटिव क्या होते हैं? एच पॉजिटिव अपने हाइड्रोजन आयन है। एच पॉजिटिव क्या है आपके? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। एच पॉजिटिव क्या है? आयन की कंसंट्रेशन है। वो किस में होती है? मोल्स पर लीटर में। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है जो कि मोल्स पर लीटर में होती है। किस में होती है? मोल्स पर लीटर में। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एच पॉजिटिव इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ठीक इसी तरीके से पीएच होता है, एक होता है पीओएच, एक होता है पीओएच। पीओएच इज इक्वल टू होता है माइनस का लॉग और ओएच निगेटिव आयन, ओएच निगेटिव आयन। अब ओएच निगेटिव क्या है ना, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को बताता है, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को। और ओएच निगेटिव क्या होता है? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को बताता है। ये भी किस में होता है गाइस? मोल्स पर लीटर में होता है, मोल्स पर लीटर में। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे उस टाइम पे आपके काम आएगी। तो पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताता है। और जो पीओएच होता है वो बताता है कि हाइड्रोक्सिल आयन, ओएच निगेटिव आयन की कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है। और एक चीज लिख लीजिए आप, पीएच प्लस पीओएच क्या होता है? 14। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आया हुआ है और न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। पीएच प्लस पीओएच क्या होता है? 14 होता है। ठीक है, पीएच और प्लस पीओएच दोनों को ऐड कर दें, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दोनों को ऐड कर दें तो वैल्यू कितनी आती है? 14 आती है। ठीक है। पीएच को मेजर कैसे करते हैं? पीएच पीएच को मेजर करते हैं किससे? पोटेंशियोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। किसको? पोटेंशियोमीटर से अपन पीएच को मेजर करते हैं। अच्छा, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, बुलेट पॉइंट बना के लिखिए, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें परमिसिबल लिमिट क्या होती है पीएच की? फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फॉर ड्रिंकिंग वाटर परमिसिबल लिमिट ऑफ पीएच, पीने वाले पानी के लिए कितनी होती है? 7 से 8.5, 7 से 8.5 होती है। ठीक है। जस्ट मिनट गाइज, मैं थोड़ा सा टैब को ऊपर रख लेता हूँ यार, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ड्रिंकिंग वाटर का जो पीएच होता है कितना होता है? 7 से 8.5 होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, काज फॉर रिजेक्शन, फॉर ड्रिंकिंग वाटर काज फॉर रिजेक्शन कितना होता है? फॉर ड्रिंकिंग वाटर
6.5 टू 9.2, 6.5 टू 9.2। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। देखो, पीने वाले पानी का जो पीएच होता है ना, 7 से 8.5 के बीच होता है। कितना होता है? 7 से 8.5 के बीच। 7 से 8.5 के बीच अलाउबल रहता है, इस बीच में रहता है तो गुड, बहुत अच्छा पानी है पीने के लिए। लेकिन यदि नहीं है, तो यदि पानी का पीएच मान 6.5 से कम है, अब 9.2 से ज़्यादा है, उस केस में उस पानी को हम रिजेक्ट कर देते, अलाउ नहीं करते। जैसे मैंने लिखा 7 से 8.5, इतना होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है 7 तो 6.5 तक चलेगा, 6.5 तक चलेगा। 6.5 से यदि कम है तो उस पानी को रिजेक्ट कर देते हैं। 8.5 से ज़्यादा है तो कहाँ तक ज़्यादा चलेगा? 9.2 तक, इस पर ज़्यादा नहीं चलेगा। तो दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.2 से ज़्यादा हुआ तो उस पानी को हम रिजेक्ट कर देते हैं, पीने के लिए सप्लाई नहीं करते हैं। समुद्र में जो वाटर होता है उसका पीएच मान क्या होता है? पीएच ऑफ सी वाटर, पीएच ऑफ सी वाटर ये आपका होता है 7.5 टू 8.5, 7.5 टू 8.5। तो पीएच के बारे में जो कुछ भी मैंने लिखा ना, सबसे वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे। पीएच क्या बताता है? पानी के अंदर पानी कितना एसिडिक है, पानी कितना बेसिक है। ठीक है, पीएच इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन, पीओएच होता है माइनस लॉग ओएच नेगेटिव आयन। पीएच प्लस पीओएच क्या होता है? 14 होता है। पीएच को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। और रिपीट करना है तो लेक्चर को आप रिपीट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन को तो यही फायदा होता है कि जब भी बोले आप रिपीट कर लो, तो क्वेश्चन तो बन जाएंगे ना। मतलब इससे तो कोई क्वेश्चन आता तो आप लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम न्यूमेरिकल आपको नहीं करवाएंगे। न्यूमेरिकल पीएच से न्यूमेरिकल और आपका एल्कालिनिटी से और हार्डनेस वाले से जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, वो सभी न्यूमेरिकल एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा और उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट का डिस्कस कर देंगे, उसके लिए घबराइए नहीं। अगला आप लिखिए हार्डनेस ऑफ वाटर। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में जो अपना है हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की कठोरता। ये पानी कठोरता क्या होती है, क्या नहीं होती, इससे क्या नुकसान होता है, वो सब कुछ अच्छे से देख लेते हैं। जैसे मैं नदी से पानी लाया और इस कंटेनर में पानी को भरा, मैं बार बार डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को कि कंटेनर में पानी भरा हुआ है, तो जो पानी है ना, ये पानी हार्ड है, पानी हार्ड है, हार्ड वाटर है। तो हम कैसे कह सकते हैं पानी हार्ड वाटर है? सॉफ्ट वाटर क्यों नहीं, हार्ड वाटर क्यों है? किस बेस पे आप कह सकते हैं? ठीक है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर होते हैं जो मौजूद होते हैं पानी के अंदर तो आप कह सकते हैं पानी हार्ड है? तो देखो, इसमें जो मेजर रोल होता है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। मेजर जो कंट्रीब्यूशन होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम का होता है। पानी को हार्ड बनाने में जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, मेजर कंट्रीब्यूटर्स कैल्शियम होता है और आपका मैग्नीशियम होता है। हालांकि कुछ माइनर भी होते हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि हम बात करें माइनर कंट्रीब्यूटर्स की, तो नॉट मच इम्पोर्टेंट, इसको लिख लो चाहे, बाकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। माइनर कंट्रीब्यूटर्स ये थोड़ा बहुत ये भी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया, ये सब क्या होते हैं? माइनर कंट्रीब्यूटर्स में आ जाते हैं। तो जो पानी के अंदर हार्डनेस प्रोड्यूस करने वाले मेजर कंट्रीब्यूटर कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। अच्छा, पानी के अंदर सूडो हार्डनेस कौन प्रोड्यूस करता है? तो नोट का पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट, सोडियम पानी के अंदर, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, सोडियम पानी के अंदर सूडो हार्डनेस जनरेट करता है, सूडो हार्डनेस। तो इसको लिख लीजिए, बस एक ही पॉइंट था इसलिए मैंने पॉइंट हिंदी में लिख दिया और पॉइंट नोट करके। तो सोडियम पानी के अंदर सूडो हार्डनेस जनरेट करता है, क्वेश्चन आएगा। पानी के अंदर जो मेजर रोल प्ले करते हैं हार्डनेस पैदा करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। अच्छा, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो होते हैं, लेकिन इससे नुकसान क्या होता है? ऑब्जेक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्शन ऑफ हार्ड वाटर, क्यों हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं, इससे क्या नुकसान होता है? तो ऑब्जेक्शन ऑफ हार्ड वाटर लिखिए, ऑब्जेक्शन ऑफ हार्ड वाटर। ऐसे पानी सप्लाई क्यों नहीं कर देते अपन?
क्यों हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना पड़ता है, तो देखते हैं क्या क्या नुकसान होते हैं इससे। ऑब्जेक्शन ऑफ हार्ड वाटर। ऑब्जेक्शन ऑफ हार्ड वाटर, पहला है ये क्या करता है, सोप झाग को बढ़ावा देता है। इट इंक्रीजेस सोप कंजम्पशन, इससे क्या होता है, झाग, इट इंक्रीजेस सोप कंजम्पशन, पानी में बहुत ज़्यादा झाग बनती है। दूसरा कि जो बॉयलर होते हैं ना, बॉयलर होते हैं थर्मल पावर प्लांट में, जो बॉयलर होते हैं ना, वहाँ आप इसको यूज नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी हार्मफुल इफ यूज इन बॉयलर फीड वाटर। चलो इंग्लिश में लिखता हूँ। यदि इस पानी को आप बॉयलर के अंदर यूज करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल, इट इज़ वेरी हार्मफुल इफ यूज्ड एज बॉयलर फीड वाटर। थर्मल पावर प्लांट में जो बॉयलर होते हैं आप इस पानी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये फूड को टेस्टलेस बनाते हैं। अपना जो खाना होता है ना, फिर आप हार्ड वाटर से आप इरिगेशन करोगे या फिर हार्ड वाटर से आप खाना पकाओगे तो फूड को टेस्टलेस बनाते हैं। इट मेक द फूड टेस्टलेस, इट मेक फूड। मैं प्रॉपर नोट्स इसलिए बनवा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट लिखवा सकता हूँ लेकिन फिर याद नहीं रहेगा आपको। फोर्थ पॉइंट, इनक्रस्टेशन। इनक्रस्टेशन क्या होता है मैंने आपको बताया भी है। इनक्रस्टेशन, इनक्रस्टेशन क्या होता है उसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा अभी। एल्कालिनिटी में डिस्कस किया था। इनक्रस्टेशन, इनक्रस्टेशन को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं, देखो कैल्शियम प्लस कार्बोनेट मिलते हैं और क्या बना देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। प्रेसिपिटेशन बन जाता है जो सप्लाई करने वाले पाइप के बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है। इसके अलावा कोरूजन पैदा करते हैं, जंग लग जाते हैं पाइप में इसकी वजह से। कोरूजन आल्सो अकर्स। तो 5 पॉइंट है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्शन होता है, जिसकी वजह से हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना जरूरी होता है। बहुत ज़्यादा झाग पैदा करते हैं। यदि बॉयलर में उपयोग करोगे थर्मल पावर प्लांट के अंदर तो वहाँ भी नुकसानदायक होते हैं। फूड को टेस्टलेस बनाते हैं। इनक्रस्टेशन क्रिएट होता है क्योंकि कैल्शियम तो है अपने पास, और अभी आगे और पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कोरिजन होता है, जंग लग जाती है पाइप में। तो 5 ऑब्जेक्शन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना जरूरी होता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना जरूरी होता है। तो कितने टाइप की हार्डनेस होती है, कितने टाइप की हार्डनेस होती है ये भी जानना जरूरी है। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, कितने टाइप की हार्डनेस होती है। जनरली 2 टाइप की हार्डनेस होती है। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। पहला आपका टेम्परेरी हार्डनेस या फिर इसको बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस। दूसरा होती है बाइकार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस इसको लिख सकते हैं CH और इसको लिख सकते हैं BH, बाइकार्बोनेट हार्डनेस। बाइकार्बोनेट हार्डनेस नहीं बोलते भाई, इसको बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट में तो बाइकार्बोनेट दोनों आ जाएंगे। यार दिमाग कहाँ चल रहा है। कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस NaCH, ठीक है। कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब कार्बोनेट हार्डनेस का दूसरा नाम होता है टेम्परेरी हार्डनेस। लिख लीजिए, सब क्वेश्चन में आएंगे, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। टेम्परेरी हार्डनेस, और इसमें आप इसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है इसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इसको बोलते हैं, कार्बोनेट को टेम्परेरी हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट को परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। अब
इसके बारे में थोड़ा जानिए। जो अपने टेम्परेरी हार्डनेस होते हैं ना, इसको बहुत आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं पानी के अंदर। पानी को बॉयल करो, टेम्परेरी हार्डनेस आपका रिमूव हो जाएगा। इट कैन रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग। इट कैन रिमूव्ड बाय, इससे सिंपल बॉइलिंग के थ्रू, सिंपल बॉइलिंग के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। सिंपल बॉइलिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसको सिंपल बॉइलिंग के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते। इसमें लिख लीजिए नॉट रिमूव्ड, नॉट रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग। ऐसे आप गर्म करके इसको रिमूव नहीं कर सकते। पानी को गर्म कर दिए तो आपकी परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। इसके लिए कुछ और जुगाड़ होता है, उसको हम देखेंगे। इसके लिए एक सॉफ्टेनिंग टेक्निक होती है ना, सॉफ्टेनिंग टेक्निक होती है जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अपन करते हैं। इसको रिमूव करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए सॉफ्टेनिंग टेक्निक अपनाई जाती है। बस इतना नाम याद रखो, आगे हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाले जो चैप्टर है ना, 3rd चैप्टर, सॉफ्टेनिंग टेक्निक। सॉफ्टेनिंग टेक्निक अपनाई जाती है, इसको हम आपको एक्सप्लेन करने वाले, जस्ट नाम याद रखो, ठीक है। आप सिंपल बॉइलिंग के थ्रू कैसे रिमूव करते हैं? क्या होता है कि जब रिमूव करते हैं ना, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट, पहले इसमें जान लीजिए कि जो टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करने वाले कंपाउंड है ना, तो कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं इसको, बाइकार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं। तो कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एक बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनेगा। तो क्वेश्चन में आते रहते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस के कौन कौन से कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट, देखो हार्डनेस प्रोड्यूस करने के लिए दो चीज़ें जिम्मेदार है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और इसमें भी दो टाइप के हार्डनेस होते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस, दूसरा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये 4 कंपाउंड रेडी हो गए। अब नॉन कार्बोनेट में तो कार्बोनेट आएगा नहीं, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम तो आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें आते हैं सल्फेट, आपके सल्फेट होता है, क्लोराइड होता है और नाइट्रेट होता है। सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। इसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम नाइट्रेट। याद रहेगा कौन कौन से होते हैं भैया? सल्फेट होता है, क्लोराइड होता है और नाइट्रेट होते हैं। सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट होते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएंगे। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में, परमानेंट हार्डनेस के लिए सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट जिम्मेदार होते हैं। और हमें पता है कि हार्डनेस के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, बस उनके आगे लगा देना कैल्शियम मैग्नीशियम, तो ये भी बन जाएंगे आपसे। अब इसमें से जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अब क्या करेंगे, जब बॉयल करते हैं ना तो बॉटम में प्रेसिपिटेट बन के जम जाता है, ठीक है, बॉटम में प्रेसिपिटेट बन के जम जाता है, चूना बन करके, और उसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये आसान तरीके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जस्ट मिनट। तो समझ में आया टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। अब इसमें इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, पानी के अंदर है तो इससे हमने देखा 5 टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट को देख लेते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट को। और हालांकि इसका जो रिमूव करने का डिटेल जो प्रोसेस है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कहाँ, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में। ये जो सॉफ्टेनिंग टेक्निक होती है ना, सॉफ्टेनिंग टेक्निक, वहाँ सब कुछ हम रिमूव करेंगे कि भाई नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को कैसे रिमूव करें, वहाँ देखेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? लिस्ट फेल्यूबल होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ज़्यादा फेल्यूबल नहीं होता, पानी में लिस्ट फेल्यूबल होता है। तो इसको क्या करेंगे, अपन गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, और प्रेसिपिटेट
बॉटम में बैठ जाता है, ठीक है, बॉटम में बैठ जाता है चूना बन करके, और इसको हम रिमूव कर देते हैं। जबकि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है ना, ये मोस्ट फेल्यूबल होता है, मोस्ट फेल्यूबल होता है, तो इसका प्रेसिपिटेशन बनता ही नहीं है। जब प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, जब बॉटम में डिपॉजिट ही नहीं होगा तो इसको रिमूव कैसे करेंगे। और इसकी क्वांटिटी पानी में बहुत कम होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिमूव नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिटेल में हम पढ़ने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो प्रोसेस पढ़ेंगे, तो जो क्वेश्चन आएगा इनको आप अच्छे से कर लोगे आई थिंक। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए आप लोग। और जो हार्डनेस होती है ना, हार्डनेस से कोई हेल्थ इशू नहीं होता, ठीक है, हार्ड वाटर से कोई ज़्यादा हेल्थ इशू नहीं होता कि अब इस वाटर को हम पी लेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। लेकिन नुकसान क्या क्या होता है मैंने आपको बताया, ये 5 टाइप के, कि सोप कंजम्पशन, बॉयलर में यूज़ नहीं कर सकते, फूड को टेस्टलेस बनाते हैं, कोरोजन होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे और इसकी एक्सेप्टेबल और लिमिट वगैरह कितनी होती है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको लिख लीजिए, एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है, कॉज फॉर रिजेक्शन कितना होता है, और न्यूमेरिकल के लिए तो एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें तो डिस्क्राइब करेंगे ही करेंगे। तो इसमें नोट का पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट क्या कि एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है, या फिर अलाउबल ड्रिंकिंग वाटर में अलाउबल लिमिट कितनी होती है, 200 मिलीग्राम पर लीटर होती है। दूसरा होता है कॉज फॉर रिजेक्शन, या फिर जो पानी सप्लाई करते हैं उस पानी में इतना रहेगा तो अलाउबल रहेगा, नॉट ओनली ड्रिंकिंग सबके लिए 200 मिलीग्राम पर लीटर। और कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन आपका होता है 600 मिलीग्राम पर लीटर, 600 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम टेस्ट कैसे करेंगे कि पानी के अंदर हार्डनेस कितनी है, पानी के अंदर हार्डनेस कितनी है, इसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट करते हैं, उसको देख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस बाय एक्सपेरिमेंट, दो टाइप से कैलकुलेशन करते हैं, तो न्यूमेरिकल मेथड होती है, वो तो हम बताएंगे आपको। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल मेथड से कैसे पता करते हैं कि पानी के अंदर कितनी हार्डनेस है। कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस, कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस बाय एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस बाय एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, और हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हार्ड वाटर है, ठीक है, एक कंटेनर लेते हैं, और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्या है आपका वाटर सैंपल है, क्या है, वाटर सैंपल है। इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ये क्या है, कंटेनर है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कंटेनर है। तो एक स्टैंड हम लेते हैं, जिस तरीके से एल्कालिनिटी में लेते थे, एक स्टैंड लेते हैं और स्टैंड के सारे ब्यूरोड को लटकाते हैं। डायग्राम अच्छा नहीं बन पा रहा है यार यहाँ। स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड के सहारे हम ब्यूरोड को लटकाने वाले हैं, तो एक ब्यूरेट हम यहाँ पास लगाएंगे, और इस ब्यूरेट में क्या करने वाले, ये तो ब्यूरेट आ गया, ठीक है, ये आपका क्या है, ब्यूरेट है, आप लिख लीजिए इसका नाम, और डायग्राम को अपने कॉपी में बना लीजिए। एक स्टैंड है, ये ब्यूरेट है, और इस ब्यूरेट में भरा हुआ है कुछ। अब क्या भरा हुआ है, ये भरा हुआ है EDTA, EDTA कितना भरा हुआ है, 0.01 मोलरिटी का, 0.01 मोलरिटी का क्या भरा हुआ है, EDTA भरा हुआ है, किसमें, ब्यूरेट में भरा हुआ है। इस ब्यूरेट में EDTA भरा हुआ है, 0.01 मोलरिटी का EDTA भरा हुआ है, और इसमें क्या है, पानी है, इस कंटेनर में पानी है। एक कंटेनर में पानी लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, ब्यूरेट में EDTA भर देते हैं। EDTA क्या होता है आपका, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिडिक एसिड, इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड,
इस ब्यूरेट में EDTA को भर देते हैं। सबसे पहले कंटेनर में पानी लेते हैं, EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो एक कंटेनर में वाटर सैंपल लिए, फिर एक स्टैंड के सहारे ब्यूरेट को लटकाते हैं और उसमें भर देते हैं। भैया क्या भरेंगे, 0.01 मोलरिटी का EDTA भर देते हैं। ये 0.01 क्या है, ये कंसंट्रेशन होती है, 0.01 मोलरिटी की कंसंट्रेशन है, इसमें भर दिए। फिर अब क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले इस पानी में एक इंडिकेटर डालते हैं जिसका नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है और कई बार पूछा गया है, EBT। EBT अब किसका फुल फॉर्म क्या होगा, इरिक्रोम ब्लैक टी। इरिक्रोम ब्लैक टी इसका फुल फॉर्म होता है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। इरिक्रोम ब्लैक टी इसका फुल फॉर्म होता है। अब जैसे ही आप इस पानी के अंदर इसको डालोगे इरिक्रोम ब्लैक टी को, तो पानी का जो रंग होता है ना, लाल हो जाता है। पानी का रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। अब क्या होगा, पानी का रंग लाल हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ब्यूरेट में EDTA को भरे हैं इसको बूंद बूंद टपकाना शुरू कर देते हैं। बूंद बूंद टपकाना शुरू कर देते हैं और तब तक ये टपकता रहता है जब तक पानी का रंग ब्लू ना हो जाए। जब तक पानी का रंग ब्लू ना हो जाए, जब पानी का रंग ब्लू हो जाता है तो एक्सपेरिमेंट को हम बंद करते हैं। यानी एक्सपेरिमेंट बंद करने का मतलब हुआ कि जो आपका ब्यूरेट पे EDTA टपक रहा था बूंद बूंद करके, उसको बंद कर देते हैं। हम मानते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। हम मानते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को कि एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम EBT डालते हैं, इरिक्रोम ब्लैक टी, इरिक्रोम ब्लैक टी डालते हैं, जिससे पानी का रंग क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और जब अपनी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो रेड से पानी क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और जैसे पानी ब्लू होता है हम मानते हैं कि हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो कितने ml आपका जो EDTA ना कंज्यूम हुआ, मान लीजिए आपका x ml EDTA कंज्यूम हुआ, पानी का कलर ब्लू होने तक x ml आपका क्या EDTA कंज्यूम हुआ, तो पानी की हार्डनेस कितनी होगी, न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ पे। जिस तरीके से आप एल्कैलिनिटी में देखते थे कितने ml आपका एसिड कंज्यूम हुआ है पानी के pH को 4.5 होने तक, ठीक उसी तरीके से हम देखते हैं पानी का कलर ब्लू होने तक कितने ml आपका EDTA कंज्यूम हुआ है। तो यदि आपका x ml आपका EDTA कंज्यूम हुआ है तो पानी की हार्डनेस कितनी होगी, x ml EDTA कंज्यूम्ड, तो पानी की हार्डनेस कितनी होगी। अब EDTA क्या था, दरअसल एक एसिड ही होता है ना, ये क्या होता है, एसिड ही होता है। तो x ml एसिड कंज्यूम्ड, x ml एसिड कंज्यूम्ड इज इक्वल टू x मिलीग्राम जो हार्डनेस है ना, हार्डनेस एक्सप्रेस्ड HCaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, चाहे तो आपका एल्कैलिनिटी हो चाहे हार्डनेस हो, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है और इसको रिमूव करना आसान होता है। अब ये स्टेटमेंट किसी को समझ में आया होगा उसको, जो एल्कैलिनिटी वाले टॉपिक को अच्छे से किए होंगे। नहीं आया है तो न्यूमेरिकल वाले वीडियो में अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसमें फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो EDTA डालते हैं, इंडिकेटर के रूप में क्या डालते हैं, इरिक्रोम ब्लैक टी डालते हैं, तो पानी का रंग लाल होता है, फिर ब्लू हो जाता है, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इससे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भैया पानी के अंदर अलाउबल लिमिट कितनी होती है हार्डनेस की, 200 मिलीग्राम पर लीटर, कॉज फॉर रिजेक्शन 600 मिलीग्राम पर लीटर। हार्डनेस पैदा करने के लिए कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, दो टाइप के हार्डनेस होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में आपका कौन कौन आता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और आपका नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में यानी परमानेंट हार्डनेस में सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। तो सारे पॉइंट बुलेट पॉइंट बना के मैंने लिख दिए हैं, आप लोग भी लिख लीजिए और याद कर लीजिए। और जैसे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है ना, क्वेश्चन लगाने, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे कोई मतलब नहीं बनेगा। क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो अपनी सीरीज चल रही है मॉर्निंग में, अभी इन्वायरमेंट ही कर रहे हैं प्रॉमिस सीरीज के अंदर, और उस वीडियो को भी अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले टाइप का जो अपना केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, क्लोराइड कंटेंट। क्लोराइड कंटेंट
तो आप लिख लीजिए क्लोराइड कंटेंट। अब ये क्लोराइड कंटेंट पानी के अंदर कैसे आता है और इससे क्या नुकसान होता है। जैसे कोई रिवर है, ठीक है, इस रिवर से मैंने पानी लिया और इस पानी में पता चला कि भैया क्लोराइड है, तो क्लोराइड कैसे आ गया, क्या रिवर में क्लोराइड बनता है या फिर कहीं से आता है। तो फिर कुछ फोर्स हैं उसको भी लिख लीजिए। ये सीवेज के थ्रू, इस सीवेज का पानी नदी के अंदर बह के आएगा, तब उस ये आपकी क्या रिवर है, और इस रिवर में सीवेज का पानी आ रहा है। किसका पानी आ रहा है, सीवेज का पानी आ रहा है, और इस सीवेज का पानी नदी में मिक्स हो गया और उसी पानी, उसी वाटर सैंपल को लेके आप देख रहे हो तो उसमें क्लोराइड मिलेगा। जैसे खेत में फर्टिलाइजर डालते हैं, खेत में क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं। तो यूरिया डीएपी क्या होता है, यूरिया डीएपी जो खेत के सरफेस में डिपॉजिट हो जाते हैं, जमे रहते हैं, जब पानी गिरता है तो पानी के साथ बह करके नदी में जाके मिल जाते हैं, तब भी उस पानी में क्या मिलेगा आपको, क्लोराइड मिलेगा। तो इसको किस तरीके से आप लिखेंगे, इसको लिख लीजिए दिस वाटर इज पॉल्यूटेड, ये वाटर जो पॉल्यूटेड है, या फिर इस वाटर में क्लोराइड कहाँ से आया, क्लोराइड कहाँ से आया। तो दो सोर्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आया, पहला सीवेज के थ्रू, दूसरा आपका एग्रीकल्चर डिस्चार्जेस, एग्रीकल्चर डिस्चार्जेस में आपका यूरिया डीएपी आ जाएगा, एग्रीकल्चरल डिस्चार्जेस। या फिर कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट उस नदी के अंदर आ रहा है, तो उसमें निश्चित मात्रा में इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी के अंदर आ रहा है, रिवर के अंदर बह के आ रहा है, तो उसमें श्योर है कि उसमें क्लोराइड होगा ही होगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो तीन सोर्स होते हैं, सीवेज होता है, एग्रीकल्चर डिस्चार्जेस होते हैं और आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि क्लोराइड के सोर्स क्या है, सीवेज, एग्रीकल्चर डिस्चार्जेस और इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इससे इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो मेजरमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए। मेजरमेंट ऑफ क्लोराइड, अभी तक जितने भी हम पैरामीटर पढ़े हैं सबको मेजरमेंट करते हुए आए हैं, और उसकी एक्सेप्टेबल और अलाउबल लिमिट इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट कौन सी यूज करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट थे। तो अब इसको मेजर करने के लिए जिस तरीके से एल्कलिनिटी का काम होता है, हार्डनेस का काम होता है, उसी तरीके से इसमें जो सोल्यूशन लेते हैं वो सोल्यूशन आपका होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। और इसमें जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर ये होता है पोटेशियम क्रोमेट, K2Cr2O4, पोटेशियम क्रोमेट होता है। मेथड कौन सी यूज करते हैं, इस जो हम मेथड यूज करते थे ना, टाइट्रेशन होती थी, हार्डनेस और एल्कलिनिटी में जो भी मेथड यूज किया दैट इज नोन एज टाइट्रेशन। और इसमें बोलते हैं मोहर मेथड, क्या बोलते हैं, मोहर मेथड। सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट होता है, इंडिकेटर के रूप में पोटेशियम क्रोमेट होता है, और मेथड मोहर मेथड होती है, ठीक है। ऐसे हम पता करते हैं मोहर मेथड से पानी के अंदर क्लोराइड की मात्रा कितनी है। प्रोसेस सेम होता है, जिस तरीके से आप हार्डनेस का हुआ, एल्कलिनिटी का हुआ, नॉट मच इंपॉर्टेंट अगेन एंड अगेन डिस्क्राइब करने का, आपको केवल याद रखना है इसको, इसको याद रखना है, ठीक है। वही उसमें भी तो यही याद रखोगे ना कि भैया EDTA यूज करते थे अपन हार्डनेस के लिए, और EBT यूज करते थे इंडिकेटर के रूप में, EBT, और ये सोल्यूशन के रूप में था, इंडिकेटर के रूप में था। मेथड का नाम क्या था, टाइट्रेशन था, टाइट्रेशन वहाँ लिख लेना। तो कितनी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, कितनी कॉज फॉर रिजेक्शन होता है, एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर, अलाउबल या फिर एक्सेप्टेबल बोल सकते हैं इसको। एक्सेप्टेबल लिमिट ये होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर, 200 मिलीग्राम पर लीटर। काज फॉर रिजेक्शन, काज फॉर रिजेक्शन ये आपका होता है 1000 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा, ये है आपके अलाउबल लिमिट और काज फॉर रिजेक्शन। इसके अलावा ए वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे यही क्वेश्चन बनेंगे मेजरमेंट वाले, सोल्यूशन, इंडिकेटर, मेथड, अलाउबल, एक्सेप्टेबल लिमिट। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा डेप्थ में तो फोर्स पूछेगा कि फोर्स क्या है। समझ में आ रही बात। तो क्लोराइड कंटेंट के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई आपको। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन कंटेंट क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में। अगला हेडिंग बनाइए नाइट्रोजन कंटेंट। नाइट्रोजन कंटेंट कई टाइप के होते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोई रिवर थी, एक कोई रिवर है,
ठीक है। अब ये रिवर का नाम आप लोगों को बताया नहीं, मैंने बोला था ना कि रिवर का नाम बताइए क्या रखना है। और यहाँ पास इस रिवर में कोई डेड बॉडी आ गई, किसी एनिमल की डेड बॉडी आ गई, इस रिवर में किसी एनिमल की डेड बॉडी आ गई, बहते हुए आई होगी, पानी के साथ में बहते हुए डेड बॉडी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस नदी से वाटर का सैंपल लेते हैं। मान लो कोई सेक्शन है एक्स या फिर इस पर्टिकुलर लोकेशन, सेक्शन का मतलब यहाँ पास है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन से आप पानी लिए एक कंटेनर में, और उसमें आपने देखा नाइट्रोजन पाया गया। तो हमें देखना है कि हम पानी कब ले रहे हैं, क्या जब डेड बॉडी आई थी उसी टाइम आप पानी लेकर के नाइट्रोजन चेक कर रहे हो, क्या डेड बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है तब जाके नाइट्रोजन चेक कर रहे हो, कब चेक कर रहे हो। उसके अकॉर्डिंग आपके नाइट्रोजन को डिफाइन किया गया है टाइप्स में। ठीक है, तो 4 टाइप के नाइट्रोजन होते हैं। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको नाइट्रोजन की फीलिंग आ जाएगी, डोंट वरी। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या होता है कि जैसे रिवर है, इस रिवर में डेड बॉडी आई और ये डेड बॉडी अभी डिकम्पोज होना स्टार्ट नहीं हुई है, ये सड़ना स्टार्ट नहीं हुई है, पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको अभी खाना स्टार्ट नहीं किए हैं, उससे पहले ही आपने नाइट्रोजन की मात्रा को चेक कर ली। तो जो नाइट्रोजन मिलेगा दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। मैं क्या बोल रहा हूँ, डेड बॉडी जस्ट आई है वाटर में, अभी डिकम्पोज होना स्टार्ट नहीं हुई है, डिकम्पोज यानी सड़ना स्टार्ट नहीं हुई है, बैक्टीरिया उसको खाना स्टार्ट नहीं किए हैं, और उससे पहले जैसे आई और उसी टाइम पे आपने गया और पानी का सैंपल लिया और आपने नाइट्रोजन कंटेंट को चेक किया, तो जो नाइट्रोजन मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। और इसकी जो परमिसिबल लिमिट है, आप चाहो तो मैं जो भी बोला हूँ उसको लिख लो यदि आपको लगता है तो। ठीक है, इसकी जो परमिसिबल लिमिट होती है पानी के अंदर, परमिसिबल लिमिट 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा होता है आपका अमोनिया नाइट्रोजन। अमोनिया नाइट्रोजन, अमोनिया नाइट्रोजन क्या होता है कि डेड बॉडी पानी में आई हुई है, ठीक है, अब 2-4 दिन हो चुके हैं, थोड़ा बहुत डिकम्पोज होना स्टार्ट हो चुकी है, डेड बॉडी जैसे आई उसी टाइम पे आपने जो चेक किया नाइट्रोजन मिला, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। डेड बॉडी को पानी में आए हुए 4 से 5 दिन हो गए हैं, डेड बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो चुकी है, जो बैक्टीरिया है पानी के अंदर उसे खाना स्टार्ट कर दिए हैं, और उस टाइम पे यदि आप जाओगे पानी को लोगे नदी से और नाइट्रोजन चेक करोगे तो जो मिलेगा नाइट्रोजन से बोलते हैं अमोनिया नाइट्रोजन। और इसकी क्वांटिटी जो है ना 0.15 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये परमिसिबल लिमिट है, ठीक है, परमिसिबल लिमिट है, इसको लिख लेना। क्या है, परमिसिबल लिमिट है 0.15 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा आप लोग लिखिए नाइट्राइट। जो डेड बॉडी पानी के अंदर आई थी, जो एनिमल की डेड बॉडी पानी के अंदर आई थी, वो अब मान के चलो 50% या फिर उससे ज़्यादा, आधा या फिर उससे अधिक डिकम्पोज हो चुकी है, और उस टाइम पे पानी का आप नाइट्रोजन चेक करोगे तो जो नाइट्रोजन मिलेगा उसे बोलते हैं नाइट्राइट। कब, जब डेड बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी, पूरी तरीके से नहीं, 50% या फिर उससे ज़्यादा, 60-70% डिकम्पोज हो चुकी है, उस टाइम पे जब चेक करोगे नाइट्रोजन मिलेगा नाइट्राइट। क्या मिलेगा, नाइट्राइट। और ये 0 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू बिल्कुल भी 0 होनी चाहिए, बिल्कुल भी नाइट्राइट पीने वाले पानी के लिए बिल्कुल भी अलाउबल नहीं है। अब पता है कि नाइट्राइट जो भी मिलेगा यदि उस पानी को आपने सप्लाई कर दिया, ऐसे पानी को किसी रिवर में कोई जानवर, मरा हुआ जानवर आ गया था, वो आधे से ज़्यादा डिकम्पोज हो चुका है, और उस पानी को तुमने सप्लाई कर दिया पीने के लिए, तो लोग मरेंगे, सिंपल सी बात है यार, वो पॉइजन हो जाता है, जहर हो जाता है। जिसकी लिमिट 0 से ज़्यादा नहीं होती, 0 से ज़्यादा नहीं होती है, और हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। जो नाइट्राइट होता है ना, हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड में जाता है और ऑक्सीजन को खा लेता है, ब्लड में जाता है और ऑक्सीजन को खा लेता है, ऑक्सीजन को खाएगा और एक नया कंपाउंड बनाता है, उसको बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बनाता है, नाइट्रेट। नाइट्राइट क्या करता है,
ब्लड में जाता है, ऑक्सीजन को खा लेता है और एक नया कंपाउंड बनाता है, उसे बोलते हैं नाइट्रेट। जो नाइट्रेट होता है ये तो स्टेबल होता है। नाइट्रेट क्या होता है? स्टेबल होता है और ये हार्मलेस भी है। नाइट्रेट उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन जो आपका नाइट्राइट होता है ना, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अनस्टेबल होता है नाइट्राइट। क्या होता है? अनस्टेबल होता है और हार्मफुल होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपका नाइट्राइट है, आप ऑक्सीजन को खाएगा तो क्या बनेगा? नाइट्रेट ही बनेगा ना। क्या बनेगा? नाइट्रेट बनेगा। ये आपके लिए हार्मफुल होता है, हार्मफुल, और ये हार्मलेस होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगले टाइप का जो नाइट्रोजन होता है उसको बोलते हैं नाइट्रेट। फोर्थ नंबर में क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। जब पानी के अंदर जो डेड बॉडी आया था पूरी तरीके से डिकम्पोज है, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है। ठीक है, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है, तब जाके जो नाइट्रोजन मिलेगा वो नाइट्रोजन होता है नाइट्रेट, और उसकी वैल्यू 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इट इंडिकेट्स वर्ल्ड पॉल्यूशन, क्योंकि पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है। तो मैं क्यों के लिए रिवाइज कर रहा हूँ, इसको, कि नदी के अंदर जब कोई डेड बॉडी आती है, कोई जानवर, कोई मरा हुआ जानवर आता है और उसी टाइम पे तुम जाते हो पानी का नाइट्रोजन चेक करते हो, तो जो नाइट्रोजन मिलेगा उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, और उसकी वैल्यू 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि वो 4 से 6 दिन हो गए हैं और थोड़ा बहुत डिकम्पोज होना स्टार्ट हो चुका है, तो जो नाइट्रोजन मिलेगा उसे बोलते हैं अमोनिया नाइट्रोजन। ठीक है, और इसकी वैल्यू 0.15 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक पॉइंट आप बना के लिख लीजिएगा, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है और अमोनिया नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस अमोनिया नाइट्रोजन। आप नोट का पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, इसको आप अच्छे से बना के, नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं केल्डल नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं? केल्डल नाइट्रोजन। एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया केल्डल नाइट्रोजन आपके व्यापम सब इंजीनियरिंग एग्जाम में। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस अमोनिया नाइट्रोजन। नाइट्राइट क्या होता है? जब डेड बॉडी 50% से ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी है और पानी में जो नाइट्रोजन मिलेगा दैट इज नोन एज नाइट्राइट। और नाइट्राइट बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। ब्लड में जाता है, ऑक्सीजन को खा लेता है और बना देता है आपको स्टेबल नाइट्रेट। नाइट्रेट से उतना नुकसान तो नहीं, लेकिन नाइट्राइट ने आपकी बैंड बजा दी इधर। तो समझ में आ रही बात? नाइट्रेट, अच्छा नाइट्रेट पानी में कम मिलेगा जब पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है, कुछ दिन हो गए हैं, है ना। तो आप जाके पानी का नाइट्रोजन चेक करोगे तो जो मिलेगा उसे बोलते हैं नाइट्रेट। 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये परमिसिबल लिमिट है। नाइट्रेट की वजह से क्या होता है कि एक बीमारी हो जाती है, ब्लू बेबी डिसीज। ब्लू बेबी डिसीज बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी और कुछ है, ब्लू बेबी डिसीज, और दूसरा नाम है मेथेमेग्लोबिनेमिया। स्पेलिंग आप अच्छे से लिख लीजिए, मेथेमेग्लोबिनेमिया। मेथेमेग्लोबिनेमिया, ठीक है। तो ब्लू बेबी डिसीज और या फिर मेथेमेग्लोबिनेमिया किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट की वजह से होता है। और किस में होता है? चिल्ड्रेंस में, बच्चों में बीमारी हो जाती है, बच्चों में बीमारी हो जाती है नाइट्रेट की वजह से। तो आई होप हमें लग रहा है कि जो मैंने डिस्क्राइब किया नाइट्रोजन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सारी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन आपको कब मिलता है, आपसे पूछेंगे परमिशन लिमिट कितनी होती है, तो इसको याद रखिएगा। और आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है कब चेक करते हैं तो और अच्छी बात होती है। सारी चीज़ क्लियर हो गई ना? नाइट्रोजन के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे फॉस्फेट के बारे में, या फिर फॉस्फेट क्या बोले, फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे और फ्लोराइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप अगला हेडिंग बनाइए फास्फोरस। फास्फोरस,
फास्फोरस से स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि फास्फोरस से कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती, इससे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी होता है। सबसे अच्छी पॉइंट ये है कि इससे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी होता है पहले से। तो हम क्यों पढ़ते हैं, फिर हम फास्फोरस के बारे में क्यों पढ़ते हैं। देखो, फास्फोरस से कोई हेल्थ इशू नहीं होता। आप इतना हिंदी ना लिखना चाहें तो इतना लिख लीजिए, नो हेल्थ इशू, नो हेल्थ इशू। ठीक है, होता क्या है इसकी वजह से, ये जो फास्फोरस होता है इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नदी के अंदर फास्फोरस पाया गया है, कोई नदी के अंदर आपने पानी देखा, ये रिवर है आपकी, और इस रिवर वाटर में फास्फोरस है, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आता कैसे है। नदी के अंदर सीवेज का पानी आता है यार, किसका पानी आता है, सीवेज का गंदा पानी आता है। जो सीवेज का पानी आता है इसकी वजह से नदी में फास्फोरस आ जाता है। नदी में फास्फोरस ऑटोमेटिक पैदा थोड़ी होता है, जो वेस्ट वाटर आता है, जो सीवेज का पानी आता है, उसी की वजह से नदी में फास्फोरस आ जाता है। अब फास्फोरस एक ज़्यादा हो गया, फास्फोरस की लिमिट ज़्यादा हो गई, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि नदी के अंदर जितने भी एक्वाटिक प्लांट होते हैं, एक्वाटिक प्लांट यानी जैसे एलगी, एक्वाटिक प्लांट में क्या आ गया आपका एलगी, तो एलगी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पूरे नदी में एलगी ही एलगी दिखेगी, जो एक्वाटिक प्लांट है वही वही दिखेंगे, रिजर्वायर पॉन्ड कुछ भी हो। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसको बोल सकते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रो क्वेश्चन आता है यूट्रोफिकेशन, हालांकि सीवेज में यूट्रोफिकेशन को बहुत अच्छे से हम करेंगे, बट इसका एक जो टर्म है यूट्रोफिकेशन, तो क्वेश्चन आपसे आएगा कि यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम किससे होती है, तो एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स क्या है, लाइक फास्फोरस, फास्फोरस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको लिख लीजिएगा। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है पेड़ पौधों की ग्रोथ, एक्वाटिक प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है नदी के अंदर, उसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, है ना। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है पेड़ पौधों की नदी के अंदर, पॉन्ड के अंदर, रिजर्वायर के अंदर, यानी किसी वाटर बॉडी के अंदर, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, वाटर बॉडी यानी जहाँ पानी भरा हुआ है, यदि उसके अंदर पेड़ पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाती है, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। और किसकी वजह से होता है, यदि डिस्चार्ज जो फास्फोरस वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में नदी के अंदर आ गए तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो इसे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है। और एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कोआगुलेशन में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक प्रोसेस जब होता है ना, उसमें कोआगुलेशन एक प्रोसेस आता है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, पहली प्रॉब्लम में क्या है आपका यूट्रोफिकेशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है फास्फोरस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन कोआगुलेशन। कोआगुलेशन फ्लाकुलेशन एक प्रोसेस होती है, आगे हम करवाएंगे, अब पहले पढ़े तो आपको पता भी होगा, वहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, वहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए फास्फोरस को भी रिमूव करना होता है। फास्फोरस के बारे में 3 पॉइंट, कोई हेल्थ इशू नहीं होता, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है नदी के अंदर तो पेड़ पौधे ग्रोथ बढ़ जाती है, फिर यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और फास्फोरस कोआगुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगला टाइप का जो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फ्लोराइड। इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, जितने भी पैरामीटर पढ़ाए कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो, सब इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोराइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितनी एक्सेप्टेबल लिमिट है, सब कुछ जानेंगे इसमें। एक आप बढ़िया से लाइन से बनाइए, ठीक है, एक लाइन बनाइए, उस लाइन में आपको हम डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ हम एक वैल्यू रखे हैं 0, यहाँ रखे हैं 1 मिलीग्राम पर लीटर, यहाँ रखे हैं 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, और यहाँ रखे हैं 5 मिलीग्राम पर लीटर। आप लोग भी हमारे साथ बनाइए, फिर समझने के बाद आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। 0 से 1 मिलीग्राम पर लीटर यदि है फ्लोराइड,
0 से 1 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड पानी के अंदर है तो गुड होता है, गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये क्या करता है, क्यों अच्छा होता है, ये जो दांत के मसूड़े होते हैं, एनिमल होते हैं, उन पे रिएक्ट करता है फ्लोराइड और दांत को मजबूत बनाता है। तो इसको लिख लीजिए, लिखना चाहे तो इट रिएक्ट विथ टूथ एनिमल, इट रिएक्ट विथ टूथ एनिमल इन चाइल्ड and make their teeth and make their teeth stronger। यदि पानी के अंदर 0 से 1 मिलीग्राम पर लीटर के बीच आपका फ्लोराइड है तो जो बच्चों के दांत होते हैं मसूड़े, वहां जाके रिएक्ट करेगा और उनको मजबूत बनाएगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट को आप लिख लो। क्यों राहुल सर? बिल्कुल बिल्कुल। यदि 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, हालांकि एक्सेप्टेबल लिमिट यदि आपके एग्जाम में आएगी तो आप क्या लिखोगे, अलाउबल लिमिट, आप लिखोगे 1 मिलीग्राम पर लीटर। काज फॉर रिजेक्शन जो आपका होता है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, काज फॉर रिजेक्शन फ्लोराइड के 1 मिलीग्राम पर लीटर तक बहुत अच्छी बात होती है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन यदि 1 से 1.5 के बीच है तब भी हम चलाते हैं, ओके ओके बात होती है, हाँ ठीक है चलेगा। यदि इससे ज़्यादा हुआ 1.5 से 5 के बीच हो गया तो इससे क्या करता है, दांत के कलर को ख़राब कर देता है, दांतों के कलर को ख़राब कर देता है। इसको बोलते हैं मोल्टिंग ऑफ टीथ। तो हिंदी में तो ऐसा आएगा नहीं दांतों के कलर को ख़राब करता है, उसमें लिखा रहता है डी कलराइजेशन। डिक्लराइजेशन इसको बोलते हैं मोल्टिंग ऑफ टीथ, मोल्टिंग ऑफ टीथ, दांतों के कलर को खराब करता है। लिखना हो तो लिख लो हिंदी में भी, दांतों के कलर को खराब कर देता है। ठीक है, यदि 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तब क्या होगा, अभी तो दांतों के कलर को ही खराब कर रहा था, अब क्या करेगा, 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है ना, तुम्हारे हड्डियों को भी कमज़ोर बना देगा, जिसे क्या बोलते हैं, बोन फ्लोरोसिस। क्या बोलते हैं, ये तो बैड कंडीशन बन गई और ये ब्रफ्ट कंडीशन बन जाती है, सबसे खतरनाक कंडीशन बन जाती है। बोन फ्लोरोसिस क्या बोलते हैं इसको, 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो बोन फ्लोरोसिस, हड्डियों को कमज़ोर बना देता है, हड्डियों को कमज़ोर। थोड़ा बहुत हिंदी लिखोगे ना फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। इसको बोलते हैं बोन फ्लोरोसिस, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बोन फ्लोरोसिस लिखा रहेगा, बोन फ्लोरोसिस। तो फ्लोराइड के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया। क्विकली देखिए, अलाउबल लिमिट कितनी होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर, कॉज फॉर रिएक्शन कितना होता है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, 0 से 1 है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे दांतों को मजबूत बनाएगा। 1 से 1.5 के बीच है तो काम चलेगा, हो गया। 1.5 से 5 के बीच है तो दांतों के कलर को ख़राब करता है। ठीक है, फिर मोल्टिंग ऑफ टीथ कहते हैं। 5 से ज़्यादा है तो ब्रफ्ट कंडीशन बन जाती है, बहुत ही घटिया कंडीशन, हमारे हड्डियों को कमज़ोर बना देता है, बोन फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्लोराइड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने एक लाइन बना के आपको लिख दिया है, आप इसको लिख लो। अगला है मेटल्स के बारे में। मेटल्स भी तो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आते हैं, तो मेटल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दो टाइप के मेटल होते हैं, पहला होता है नॉन टॉक्सिक मेटल, दूसरा होता है टॉक्सिक मेटल। नॉन टॉक्सिक मेटल्स, दूसरा होता है टॉक्सिक मेटल। तो यदि आप नाम याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है कि नॉन टॉक्सिक मेटल कितने होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक, मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं, नॉन टॉक्सिक मेटल होते हैं। दूसरा होता है टॉक्सिक मेटल। टॉक्सिक मेटल, टॉक्सिक मेटल में कौन कौन आते हैं, आर्सेनिक,
आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, ठीक है, क्रोमियम, साइनाइड, लेड आ जाता है, लेड को क्या लिखते हैं, पीबी, मरकरी, ये सब किस में आ जाते हैं, टॉक्सिक मेटल में आ जाते हैं। तो यदि आपको नाम याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी वैल्यू, अभी मैं लिखवाने वाला हूँ कि इनकी एक्सेप्टेबल और काज फॉर रिजेक्शन वाली वैल्यू कितनी है। यदि हम बात करें आयरन के, ये तो हो गए मेटल्स के बारे में, ठीक है। अगला आप पढ़ते हैं मेटल्स के बाद आयरन। आयरन, जो आयरन की एक्सेप्टेबल लिमिट होती है ना, एक्सेप्टेबल लिमिट होती है आयरन की, वो कितनी होती है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। आपको मेटल्स के नाम याद रखें ना रखें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू, आयरन की वैल्यू 0.1 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल में आती है। और कॉज फॉर रिजेक्शन, COR में लिखता हूँ, कॉज फॉर रिजेक्शन, ये आपका होता है, इसको कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन कितना होता है बाबू, 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेबल लिमिट 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, कॉज फॉर रिजेक्शन 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। दूसरा आपका है सल्फेट। सल्फेट को किसे लिखते हैं, FO4 - 2 रहता है ना। इसमें जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, वो होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर, 200 मिलीग्राम पर लीटर। जो कॉज फॉर रिजेक्शन होता है, कॉज फॉर रिजेक्शन लिखने में आलस नहीं आनी चाहिए, लिखिए आप लोग भी, 400 मिलीग्राम पर लीटर। कॉज फॉर रिजेक्शन कितना होता है, 400 मिलीग्राम पर लीटर। तो यदि आपको ए याद ना रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लिखवा रहा हूँ ना, आयरन की वैल्यू, सल्फेट की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आपका है आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या होता है, आर्सेनिक आपका टॉक्सिक मेटल है। तो टॉक्सिक मेटल में क्या आता है आपका, अभी मैंने आयरन को लिखवाया ना, तो आयरन क्या है आपका, नॉन टॉक्सिक मेटल है ना, आयरन क्या है, नॉन टॉक्सिक मेटल। तो कभी पूछ दे डायरेक्ट, नॉन टॉक्सिक मेटल की एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है, तो 0.1 मिलीग्राम पर लीटर। ये क्या है, नॉन टॉक्सिक मेटल है ना, अभी मैं तो लिखवाया था आपको आयरन नॉन टॉक्सिक मेटल में। तो आयरन क्या है, नॉन टॉक्सिक मेटल है, नॉन टॉक्सिक मेटल्स है। तो कोई पूछे आपसे, कोई पूछेगा क्यों, एग्जाम में पूछेगा कि नॉन टॉक्सिक मेटल की एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है पानी में, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, कॉज फॉर रिजेक्शन 1 मिलीग्राम पर लीटर। सल्फेट की यदि हम बात करें 200 और कॉज फॉर रिजेक्शन 400। इसी तरीके से आर्सेनिक के बारे में जानते हैं। आर्सेनिक क्या होता है आपका, टॉक्सिक मेटल होता है। कौन सा मेटल है, टॉक्सिक मेटल्स, इसलिए पहले आपको लिखवा दिया हूँ, याद रखना है तो आप लोग याद भी रख लो। टॉक्सिक मेटल, इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है बाबू मेरे दोस्त, ये होती है आपकी 0.01 मिलीग्राम पर लीटर होती है। कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन ये होता है आपका 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे पॉइंट आप लिख लीजिए। और पूछेगा टॉक्सिक मेटल की एक्सेप्टेबल लिमिट तो 0.01, कॉज फॉर रिएक्शन 0.05। अब इसको एक टेबल के फॉर्म में बना के लिख लीजिएगा, जितने भी लिमिट है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबको, तो अच्छे से एग्जाम में याद रहेगा। नोट का 2 पॉइंट लिख लीजिए, नोट के 2 पॉइंट। नोट का पहला पॉइंट, यदि आयोडीन की कमी है तो इंसान को कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, आयोडीन के कमी से, अरे सबको पता है यार, घेंघा, लेकिन इंग्लिश में आएगा ना, ग्वाइटर बोलते, क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। ग्वाइटर हिंदी में बोलते हैं घेंघा रोग, क्या बोलते हैं, घेंघा रोग। गले में आ जाता है ना, गले में, आप फोटो देख लेना इंटरनेट पे जाके। मान लो लेड की एक्सेस मात्रा है, लेड की एक्सेस मात्रा है तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, लेड, लेड की एक्सेस क्वांटिटी है,
एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया। लेड की एक्सेस क्वांटिटी है तो एनीमिया हो जाता है। ANAE होगा यहाँ पास, EMIA, ANAEMIA, एनीमिया हो जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, दिवाली को हम पढ़ रहे हैं, फिर ये कि आने वाली हमारी दिवाली बहुत अच्छी हो। अगला आप बनाइए डिजॉल्व्ड गैसेस। डिजॉल्व्ड गैसेस, ये डिजॉल्व्ड गैसेस क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, इसको जानना जरूरी है। डिजॉल्व्ड गैसेस, जैसे आप किसी रिवर से पानी लाते हैं, मैं बार बार वही बनाता हूँ डायग्राम, कि हमारी रिवर थी और इस रिवर से हमने क्या किया, पानी लाया, तो इस पानी को मैंने कंटेनर में डाला तो इसमें कुछ हमें डिजॉल्व्ड गैसेस मिली। कौन सी गैसेस होती हैं जनरली? H2S होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपका मेथेन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मेथेन होते हैं। ठीक है, इस पानी में कुछ गैसेस घुली हुई होती हैं, डिजॉल्व मतलब घुली हुई, कुछ गैसेस घुली हुई होती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ठीक है, तो इनको रिमूव कैसे करते हैं, इनके बारे में जानने से पहले जान लेते हैं इनको रिमूव कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, लिख लो अच्छे से, रिमूव्ड बाय एरिएशन प्रोसेस। एरिएशन प्रोसेस, अब एरिएशन प्रोसेस भी आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पढ़ा पाएंगे हम, यानी इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक एरिएशन प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम इसको रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करते हैं? डिजॉल्व्ड गैसेस को, घुली हुई गैसेस को, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन। अब एरिएशन में होता है क्या, जनरली पानी को हवा के कांटेक्ट में लाया जाता है, पानी को हवा के कांटेक्ट में लाते हैं और ये गैसेस आपकी रिमूव होती हैं। तो साथ के साथ एरिएशन प्रोसेस में और क्या रिमूव होता है, एरिएशन प्रोसेस में आप क्या रिमूव होता है, और एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि इन एरिएशन प्रोसेस, यहाँ पर पढ़ा ही रहे हैं, तो इन एरिएशन प्रोसेस आल्सो रिमूव्ड, क्या रिमूव होता है, आयरन और मैग्नीज, आयरन और मैग्नीज भी रिमूव होते हैं। ठीक है, तो एरिएशन प्रोसेस में ही आयरन एंड मैग्नीज को भी रिमूव किया जाता है, इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब जो मेथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा जान लेते हैं। जो मेथेन होती है, मेथेन, इसका जो नेचर होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है, विस्फोट ही करती है डायरेक्ट। यदि वाटर सप्लाई पाइप में मेथेन चली गई है, जो मेथेन यानी घुली हुई कोई गैस है, यदि पानी, इसी वाले पानी को जिसमें घुली हुई गैस आपने सप्लाई कर दिया, तो इसमें एक्सप्लोजन होने का चांस रहता है, एक्सप्लोजिव नेचर की होती है, एक्सप्लोजिव नेचर की होती है, इसका नेचर क्या होता है, विस्फोटक नेचर की होती है। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द वाटर। मतलब क्या हुआ, यदि पानी में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द वाटर, मतलब पानी के अंदर बैक्टीरिया की मात्रा, बैक्टीरियल ग्रोथ कर हो जाएगी, बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा होगी, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तीसरा है आपका H2S, H2S है तो पानी में गंध आती है, पानी में क्या आती है, बैड स्मेल आती है, बैड स्मेल। वो कैसी आती है, अरे पता है ना, सड़े हुए अंडे जैसे, सड़े अंडे जैसे, सड़े अंडे जैसे गंध होती है। तो बताओ ऐसे पानी कोई पिएगा जिसमें सड़े अंडे जैसे गंध आए? नहीं पिएगा ना, इसको रिमूव करना पड़ेगा एरिएशन प्रोसेस में। इसलिए हम कुछ सब कुछ पढ़ते हैं, ऐसे पानी सप्लाई नहीं कर देंगे कि लोग आंख बंद करके इस पानी को पी लें। हम बैड स्मेल नहीं आने देंगे, हम ऐसा भी नहीं करेंगे उस पानी में बैक्टीरिया हो, ऐसा भी नहीं हो कि उस पानी में मेथेन हो, सब कुछ रिमूव करते हैं। तो इसके बारे में आपने जान लिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, हम सीओडी और बीओडी कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे, तो इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।